जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889, 27 मई 1964 एक भारतीय उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, सामाजिक लोकतंत्रवादी और लेखक थे, जिन्होंने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में 16 वर्षों तक सेवा की। उन्हें व्यापक रूप से सबसे प्रभावशाली प्रमुखों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर औपनिवेशिक इतिहास में और दुनिया के सबसे परिणामी 20वीं सदी के राष्ट्राध्यक्षों में से एक। नेहरू 1930 और 1940 के दशक में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने 1950 के दशक के दौरान संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया, एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत के चाप को शक्तिशाली रूप से प्रभावित किया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, उन्होंने भारत को शीत युद्ध के 2 ब्लॉकों से मुक्त कर दिया। उनकी किताबें, जो उन्होंने जेल से लिखीं, जिनमें लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर 1929, एन ऑटोबायोग्राफी 1936 और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 शामिल हैं, विश्व स्तर पर पढ़ी और प्रभावशाली थीं। अपने जीवनकाल के दौरान, सम्मानित पंडित को आमतौर पर भारत में उनके नाम से पहले लागू किया जाता था। मोतीलाल नेहरू के बेटे, एक प्रमुख वकील और भारतीय राष्ट्रवादी, नेहरू ने इंग्लैंड के 3 प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के हैरो स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज और फिर इनर टेम्पल में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्हें कानून का प्रशिक्षण दिया गया। नेहरू एक बैरिस्टर बन गए, भारत लौट आए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिला लिया और धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया, जो अंततः एक पूर्णकालिक व्यवसाय बन गया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और जल्दी से उठे, पहले 1920 के दशक के दौरान अपने प्रगतिशील गुट के नेता के रूप में और फिर कांग्रेस के ही। उन्हें महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त हुआ, जिन्होंने नेहरू को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया। 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, नेहरू ने ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया। 1930 के दशक के दौरान नेहरू के नेतृत्व में, कांग्रेस का भारतीय राजनीति पर प्रभुत्व था। नेहरू ने 1937 के भारतीय प्रांतीय चुनावों में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य के विचार को बढ़ावा दिया, जिससे कांग्रेस को चुनावों में जीत हासिल करने और कई प्रांतों में सरकारें बनाने की अनुमति मिली। सितंबर 1939 में, कांग्रेस के मंत्रालयों ने लॉर्ड लिनलिथगो के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के फैसले का विरोध करने के लिए उनसे परामर्श किए बिना इस्तीफा दे दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 8 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद, नेहरू सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और संगठन को कुछ समय के लिए गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने वाले नेहरू ने अनिच्छा से गांधी के तत्काल स्वतंत्रता के आह्वान पर ध्यान दिया। कई जेल की सजा काटने के बाद, जो संचयी रूप से लगभग 9 साल से अधिक हो गए, नेहरू जेल से भारत में एक बहुत ही परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्य में उभरे, जिसमें पाकिस्तान समर्थित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, एक प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी। 1946 के प्रांतीय चुनावों में, कांग्रेस ने चुनाव जीते, लेकिन लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित सभी सीटों पर जीत हासिल की, जिसकी व्याख्या अंग्रेजों ने किसी न किसी रूप में पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट जनादेश के रूप में की। अक्टूबर 1946 में लीग अनिच्छा से उनकी सरकार में शामिल होने के साथ नेहरू सितंबर 1946 में भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता पर, नेहरू ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के डोमिनियन के रूप में शपथ ली और दिल्ली में लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया।
26 जनवरी 1950 को, जब भारत राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के भीतर एक गणतंत्र बन गया, नेहरू भारत गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की। नेहरू ने बहुलवादी बहुदलीय लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। विदेशी मामलों में, उन्होंने 1950 के दशक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना और नेतृत्व दोनों में अग्रणी भूमिका निभाए। राष्ट्रों का एक समूह जिसने शीत युद्ध की दो वैचारिक ताकतों से तटस्थता की मांग की। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस एक कैच ऑल पार्टी के रूप में उभरी, जिसने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति पर हावी होकर 1951, 1957 और 1962 में चुनाव जीते। 1962 के भारत-चीन युद्ध में भारत की हार के बावजूद नेहरू भारतीय लोगों के बीच लोकप्रिय रहे, जिसके लिए उन्हें व्यापक रूप से दोषी ठहराया गया था। उनका 16 साल 286 दिनों का प्रीमियर, जो अब तक भारत में सबसे लंबा है, 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। उनके जन्मदिन को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी विरासत पर भारतीयों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा समान रूप से गर्मागर्म बहस की गई है। उनकी मृत्यु के बाद के वर्षों में नेहरू को आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में सम्मानित किया गया, जिन्होंने भारत में लोकतंत्र को सुरक्षित किया और एक जातीय गृहयुद्ध को रोका। हाल के वर्षों में नेहरू की आलोचना दक्षिणपंथी राजनीतिक हस्तियों से हुई है। भारत में, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी के प्रीमियरशिप की शुरुआत के बाद से। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू 1861-1931 एक स्वनिर्मित धनी बैरिस्टर, जो कश्मीरी पंडित समुदाय से थे, 1919 और 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 2 बार सेवा की। उनकी मां स्वरूप रानी थूसू 1868-1938, जो लाहौर में बसे एक प्रसिद्ध कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से आते थे, मोतीलाल की दूसरी पत्नी थीं। उनकी पहली पत्नी की प्रसव में मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल 3 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनकी बड़ी बहन विजया लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उनकी सबसे छोटी बहन कृष्णा होथीजिग एक प्रसिद्ध लेखिका बन गई और उन्होंने अपने भाई पर कई किताबें लिखी। बचपन। नेहरू और उनके माता-पिता की तस्वीर 1890 के दशक में जवाहरलाल अपनी मां स्वरूप रानी नेहरू बाएं और पिता मोतीलाल नेहरू के साथ। नेहरू ने अपने बचपन को आश्रय और असमान के रूप में वर्णित किया। वो धनी घरों में विशेषाधिकार के माहौल में पले बड़े, जिसमें आनंद भवन नामक एक महल भी शामिल है। उनके पिता ने उन्हें निजी शासन और ट्यूटर्स द्वारा घर पर ही शिक्षित किया था। आयरिश थियोसोफिस्ट फर्डिनैंड टी ब्रूक्स के शिक्षण से प्रभावित होकर नेहरू विज्ञान और थियोसोफी में रुचि रखने लगे। एक पारिवारिक मित्र एनी बेसेंट ने बाद में उन्हें 13 साल की उम्र में थियोसोफिकल सोसाइटी में दीक्षित किया। हालांकि थियोसोफी में उनकी रुचि स्थायी साबित नहीं हुई और ब्रूक्स के अपने शिक्षक के रूप में जाने के तुरंत बाद उन्होंने समाज छोड़ दिया। उन्होंने लिखा, लगभग 3 साल ब्रूक्स मेरे साथ थे और कई मायनों में उन्होंने मुझे नेहरू के थियोसोफिकल से बहुत प्रभावित किया। रुचियों ने उन्हें बौद्ध और हिंदू धर्मग्रंथों के अध्ययन के लिए प्रेरित किया था। B.R. नंदा के अनुसार ये ग्रंथ नेहरू के भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का पहला परिचय थे। उन्होंने नेहरू को उनकी लंबी बौद्धिक खोज के लिए प्रारंभिक आवेग प्रदान किया, जिसका समापन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में हुआ। अपनी युवावस्था के दौरान नेहरू एक उत्साही राष्ट्रवादी बन गए थे। द्वितीय बोअर युद्ध और रूस-जापानी युद्ध ने उनकी भावनाओं को तेज कर दिया था। बाद में उन्होंने लिखा, द जापानी जीत ने मेरे उत्साह को जगाया।
राष्ट्रवादी विचारों ने मेरे दिमाग को भर दिया। मैंने भारतीय स्वतंत्रता और यूरोप की गुलामी से एशियाई स्वतंत्रता के बारे में सोचा। बाद में 1905 में जब उन्होंने इंग्लैंड के एक प्रमुख स्कूल हैरो में अपनी संस्थागत स्कूली शिक्षा शुरू की थी, जहां उन्हें जो G.M. ट्रेवेलियन की गैरीबाल्डी पुस्तकों का उपनाम दिया गया था, जिसे उन्होंने अकादमिक योग्यता के लिए पुरस्कार के रूप में प्राप्त किया था, उन्होंने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने गैरीबाल्डी को एक क्रांतिकारी नायक के रूप में देखा। उन्होंने लिखा, भारत में इसी तरह के कार्यों के दर्शन मेरी भारतीय स्वतंत्रता के लिए वीरतापूर्ण लड़ाई के पहले आए और मेरे दिमाग में भारत और इटली अजीब तरह से मिश्रित हो गए। नेहरू ने अक्टूबर 1907 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया और 1910 में प्राकृतिक विज्ञान में ऑनर्स डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इस अवधि के दौरान उन्होंने रुचि के साथ राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास और साहित्य का अध्ययन किया। बर्नार्ड शॉ, H.G. वेल्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, बर्ट्रैंड रसेल, लोव्स डिकिंसन और मेरेडिथ टाउनसेंड के लेखन ने उनकी राजनीतिक और आर्थिक सोच को बहुत ढाला। 1910 में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद नेहरू लंदन चले गए और इनर टेम्पल इन में कानून की पढ़ाई की। इस समय के दौरान उन्होंने बीट्राइस वेब सहित फैबियन सोसाइटी के विद्वानों का अध्ययन जारी रखा। उन्हें 1912 में बार में बुलाया गया। अगस्त 1912 में भारत लौटने के बाद नेहरू इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक वकील के रूप में नामांकित और एक बैरिस्टर के रूप में बसने की कोशिश की, लेकिन अपने पिता के विपरीत उन्हें अपने पेशे में बहुत कम दिलचस्पी थी और न तो कानून के अभ्यास और न ही वकीलों की कंपनी को पसंद करते थे। निश्चित रूप से माहौल बौद्धिक रूप से उत्तेजक नहीं था और जीवन की पूरी तरह से नीरसता की भावना मुझ पर बड़ी थी। राष्ट्रवादी राजनीति को धीरे धीरे अपनी कानूनी प्रथा को बदलना था। नेहरू ने ब्रिटेन में अपने समय के दौरान एक छात्र और एक बैरिस्टर के रूप में भारतीय राजनीति में रुचि विकसित की थी। 1912 में भारत लौटने के कुछ महीनों के भीतर नेहरू ने पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में भाग लिया। 1912 में कांग्रेस नरमपंथियों और कुलीनों की पार्टी थी और वह इस बात से निराश थे कि उन्होंने एक अंग्रेजी जानने वाले उच्च वर्ग के मामले के रूप में देखा। नेहरू ने कांग्रेस की प्रभावशीलता पर संदेह किया, लेकिन भारतीय समर्थन में पार्टी के लिए काम करने के लिए सहमत हुए। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के नेतृत्व में नागरिक अधिकार आंदोलन ने 1913 में आंदोलन के लिए धन इकट्ठा किया। बाद में उन्होंने गिरमिटिया श्रमिकों और इस तरह के अन्य भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों द्वारा प्रदान किया गया। जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो भारत में सहानुभूति बंध गई। यद्यपि शिक्षित भारतीयों ने ब्रिटिश शासकों को नीचा देखकर कुल मिलाकर एक विचित्र आनंद लिया। शासक उच्च वर्गों ने मित्र राष्ट्रों का पक्ष लिया। नेहरू ने स्वीकार किया कि उन्होंने युद्ध को मिश्रित भावनाओं के साथ देखा। जैसा कि फ्रैंक मोरेस लिखते हैं, अगर नेहरू की सहानुभूति किसी भी देश के साथ थी तो वह फ्रांस के साथ था, जिसकी संस्कृति की उन्होंने बहुत प्रशंसा की। युद्ध के दौरान नेहरू ने सेंट जॉन एम्बुलेंस के लिए स्वेच्छा से काम किया और संगठन के प्रांतीय सचिवों में से एक इलाहाबाद के रूप में काम किया। उन्होंने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सेंसरशिप कृत्यों के खिलाफ भी बात की। नेहरू युद्ध के वर्षों से एक ऐसे नेता के रूप में उभरे, जिनके राजनीतिक विचारों को कट्टरपंथी माना जाता था। यद्यपि उस समय के राजनीतिक प्रवचन में उदारवादी गोपाल कृष्ण गोखले का वर्चस्व था, जिन्होंने कहा था कि यह स्वतंत्रता के बारे में सोचने का पागलपन है। नेहरू ने कहा था, खुले तौर पर असहयोग की राजनीति के बारे में, इस्तीफा देने की आवश्यकता के बारे में, सरकार के तहत मानद पदों और प्रतिनिधित्व की निरर्थक राजनीति को जारी नहीं रखने के लिए।
उन्होंने ब्रिटिश नीतियों का समर्थन करने के लिए भारतीय सिविल सेवा का उपहास किया। उन्होंने कहा कि किसी ने एक बार भारतीय सिविल सेवा को परिभाषित किया था, जिससे हम दुर्भाग्य से इस देश में अभी भी पीड़ित हैं, न तो भारतीय, न नागरिक, न ही एक सेवा के रूप में। एक प्रमुख उदारवादी नेता मोतीलाल नेहरू ने संवैधानिक आंदोलन की सीमाओं को स्वीकार किया, लेकिन अपने बेटे को सलाह दी कि इसके लिए कोई अन्य व्यवहारिक विकल्प नहीं था। हालांकि नेहरू इससे असंतुष्ट थे राष्ट्रीय आंदोलन की गति। वो भारतीयों के लिए होम रूल की मांग करने वाले आक्रामक राष्ट्रवादी नेताओं के साथ शामिल हो गए। गोखा के बाद कांग्रेस की राजनीति पर नरमपंथियों का प्रभाव कम हो गया। 1915 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जैसे उदारवादी विरोधी नेताओं ने होम रूल के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन का आह्वान करने का अवसर लिया। हालांकि 1915 में नरमपंथियों की अनिच्छा के कारण इस तरह की कट्टरपंथी कार्रवाई के लिए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। नेहरू ने 1916 में कमला कौल से शादी की। उनकी इकलौती बेटी इंदिरा का जन्म एक साल बाद 1917 में हुआ। कमला ने नवंबर 1924 में एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन वो केवल एक सप्ताह ही जीवित रहे। फिर भी बेसेंट ने 1916 में होम रूल की वकालत करने के लिए एक लीग का गठन किया। जेल में एक अवधि से रिहा होने के बाद तिलक ने अप्रैल 1916 में अपनी खुद की लीग बनाई थी। नेहरू दोनों लीग में शामिल हुए, लेकिन मुख्य रूप से पूर्व के लिए काम किया। उन्होंने बाद में टिप्पणी की कि बचपन में मुझ पर बेसेंट का बहुत शक्तिशाली प्रभाव था। बाद में भी जब मैंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया तो उनका प्रभाव जारी रहा। एक और विकास जिसने भारतीय राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन लाया वह था हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन। दिसंबर 1916 में कांग्रेस की वार्षिक बैठक में लखनऊ संधि के साथ समझौते की शुरुआत इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में हुई थी, जो आनंद भवन में नेहरू निवास पर हुई थी। नेहरू ने स्वागत किया और दो भारतीय समुदायों के बीच मेल मिलाप को प्रोत्साहित किया। कई राष्ट्रवादी नेताओं ने 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्वशासन की मांग को आवाज देने के लिए और ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक साथ बैंड किया, जैसा कि उस समय ऑस्ट्रेलिया द्वारा आनंद लिया गया था, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और न्यूफाउंडलैंड। नेहरू आंदोलन में शामिल हुए और बेसेंट के होम रूल लीग के सचिव बनने के लिए उठे। जून 1917 में ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर लिया गया और बेसेंट को नजरबंद कर दिया गया। कांग्रेस और अन्य भारतीय संगठनों ने उन्हें मुक्त नहीं करने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की धमकी दी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार को भारी विरोध की अवधि के बाद बेसेंट को रिहा करने और महत्वपूर्ण रियायतें देने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेहरू की पहली बड़ी राष्ट्रीय भागीदारी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत में आई। उन्होंने संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश, में आंदोलन का नेतृत्व किया। नेहरू को 1921 में सरकार विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और कुछ महीने बाद रिहा कर दिया गया था। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी के असहयोग आंदोलन के अचानक रुकने के बाद कांग्रेस के भीतर पैदा हुई दरार में नेहरू उनके प्रति वफादार रहे और नहीं उनके पिता मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा गठित स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। 1923 में नेहरू को नाभा, एक रियासत में कैद कर दिया गया था, जब वे वहां गए थे कि भ्रष्ट महंतों के खिलाफ सिखों द्वारा किए जा रहे संघर्ष को देखने के लिए। नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत के लिए विदेशी सहयोगियों की मांग की और दुनिया भर में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए आंदोलनों के साथ संबंध बनाए। 1927 में उनके प्रयास रंग लाए और कांग्रेस को बेल्जियम के ब्रसल्स में उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।
साम्राज्यवाद के खिलाफ एक आम संघर्ष के समन्वय और योजना के लिए बैठक बुलाई गई थी। नेहरू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और साम्राज्यवाद के खिलाफ लीग की कार्यकारी परिषद के लिए चुने गए, जो इस बैठक में पैदा हुआ था। हालांकि इस मामले पर उनके कुछ बयानों की व्याख्या हिटलर के उदय और उनके समर्थक इरादों के साथ मिलीभगत के रूप में की गई थी। इन आरोपों का सामना करते हुए नेहरू ने जवाब दिया कि हमें फिलिस्तीन में अरबों के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति है क्योंकि यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ निर्देशित है। हमारी सहानुभूति इस तथ्य से कमजोर नहीं हो सकती कि राष्ट्रीय आंदोलन हिटलर के हितों से मेल खाता है। नेहरू ने 1929 में कांग्रेस और भविष्य के भारतीय राष्ट्र की नीतियों का मसौदा तैयार किया। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस का उद्देश्य धर्म की स्वतंत्रता था, संघ बनाने का अधिकार, विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जाति, रंग, पंथ या धर्म के भेद के बिना प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून के समक्ष समानता, क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों की सुरक्षा, किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा करना, अस्पृश्यता का उन्मूलन, वयस्क मताधिकार की शुरुआत, निषेध लागू करना, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना, समाजवाद और एक धर्मनिरपेक्ष भारत की स्थापना। इन सभी उद्देश्यों ने 1929-1931 में नेहरू द्वारा तैयार किए गए मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति के मूल का गठन किया और वल्लभभाई पटेल नेहरू की अध्यक्षता में कराची में कांग्रेस पार्टी के सत्र द्वारा 1931 में इसकी पुष्टि की गई थी। पहले नेताओं ने मांग की कि कांग्रेस पार्टी को ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सभी संबंधों को पूर्ण और स्पष्ट रूप से तोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन ने गांधी की आलोचना के बावजूद स्वतंत्रता के लिए उनके प्रस्ताव को मंजूरी दी। उस समय उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया, जो कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह था। 1928 में गांधी ने नेहरू की मांगों पर सहमति व्यक्त की और एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया जिसमें अंग्रेजों को 2 साल के भीतर भारत को डोमिनियन का दर्जा देने का आह्वान किया गया। यदि ब्रिटिश समय सीमा को पूरा करने में विफल रहे तो कांग्रेस सभी भारतीयों से पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लड़ने का आह्वान करेगी। नेहरू उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजों को दिए गए समय पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने गांधी पर अंग्रेजों से तत्काल कार्रवाई की मांग करने के लिए दबाव डाला। गांधी ने 2 साल से 1 के लिए दिए गए समय को कम करके एक और समझौता किया। अंग्रेजों ने 1929 में डोमिनियन स्टेटस की मांगों को खारिज कर दिया। नेहरू ने 29 दिसंबर 1929 को लाहौर सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता ग्रहण की और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक सफल प्रस्ताव पेश किया। नेहरू ने स्वतंत्रता की भारतीय घोषणा का मसौदा तैयार किया, जिसमें कहा गया था, हम मानते हैं कि किसी भी अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों का यह अनिवार्य अधिकार है कि वे स्वतंत्रता प्राप्त करें और अपने परिश्रम का फल भोगें और जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त करें, ताकि उन्हें विकास के पूर्ण अवसर मिल सके। हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार किसी व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित करती है और उनका दमन करती है तो लोगों को इसे बदलने या समाप्त करने का एक और अधिकार है। भारत में ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारतीय लोगों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि जनता के शोषण पर आधारित है और आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भारत को बर्बाद कर दिया है। इसलिए हम मानते हैं कि भारत को ब्रिटिश संबंध तोड़ना चाहिए और पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। 1929 की नववर्ष की पूर्व संध्या पर नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी गई, जिसमें करों को वापस लेने की तैयारी शामिल थी। समारोह में भाग लेने वाली जनता की विशाल सभा से पूछा गया कि क्या वे इससे सहमत हैं, और अधिकांश लोगों को अनुमोदन में हाथ उठाते हुए देखा गया।
केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं के 172 भारतीय सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में और भारतीय जनता की भावना के अनुसार इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने भारत के लोगों से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा। कांग्रेस के स्वयंसेवकों, राष्ट्रवादियों और जनता ने पूरे भारत में सार्वजनिक रूप से भारत का झंडा फहराया। सामूहिक सविनय अवज्ञा की योजनाएं भी चल रही थीं। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद नेहरू धीरे धीरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोपरि नेता के रूप में उभरे। गांधी ने एक अधिक आध्यात्मिक भूमिका में वापस कदम रखा। यद्यपि गांधी ने स्पष्ट रूप से 1942 तक, 1930 के दशक के मध्य तक नेहरू को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में नामित नहीं किया था, देश ने नेहरू को गांधी नेहरू के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में देखा और कांग्रेस के अधिकांश नेता गांधी की सविनय अवज्ञा शुरू करने की योजना के बारे में शुरू में अस्पष्ट थे। ब्रिटिश नमक कर के उद्देश्य से एक सत्याग्रह विरोध में भाग बनने के बाद उन्हें प्रतीक के रूप में नमक की शक्ति का एहसास हुआ। नेहरू ने अभूतपूर्व लोकप्रिय प्रतिक्रिया के बारे में टिप्पणी की। ऐसा लग रहा था कि एक वसंत अचानक जारी किया गया था। उन्हें 14 अप्रैल 1930 को इलाहाबाद से रायपुर के लिए एक ट्रेन में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले एक विशाल सभा को संबोधित करने और एक विशाल जुलूस का नेतृत्व करने के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से कुछ प्रतिबंधित नमक का निर्माण किया था। उन पर नमक कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया और सेंट्रल जेल में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। जेल में उनकी अनुपस्थिति के दौरान उन्होंने गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नामित किया, लेकिन गांधी ने इनकार कर दिया और नेहरू ने अपने पिता को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया। नेहरू की गिरफ्तारी के साथ सविनय अवज्ञा ने एक नई गति प्राप्त की और गिरफ्तारी, भीड़ पर गोलीबारी और लाठीचार्ज सामान्य घटनाएं हो गईं। नमक सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से सुधार के लिए दबाव, दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा। भारतीय, ब्रिटिश और विश्व जनमत ने स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस पार्टी के दावों की वैधता को तेजी से मान्यता दी। नेहरू ने नमक सत्याग्रह को गांधी के साथ अपने जुड़ाव का उच्च जल चिन्ह माना और महसूस किया कि इसका स्थायी महत्व भारतीयों के दृष्टिकोण को बदलने में था। बेशक इन आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार पर जबरदस्त दबाव डाला और सरकारी तंत्र को हिला दिया, लेकिन वास्तविक महत्व मेरे विचार से हमारे अपने लोगों पर और विशेष रूप से गांव के लोगों पर उनके प्रभाव में था। असहयोग ने उन्हें दलदल से निकालकर स्वाभिमान और स्वावलंबन दिया। उन्होंने साहसपूर्वक कार्य किया और अन्यायपूर्ण उत्पीड़न के प्रति इतनी आसानी से समर्पण नहीं किया। उनका दृष्टिकोण व्यापक हुआ और वे समग्र रूप से भारत के संदर्भ में थोड़ा सोचने लगे। यह एक उल्लेखनीय परिवर्तन था और गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को इसका श्रेय अवश्य जाना चाहिए। 1936 में नेहरू की यूरोप यात्रा उनकी राजनीतिक और आर्थिक मानसिकता में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह वो यात्रा है जिसने मार्क्सवाद और उनके समाजवादी विचार पैटर्न में उनकी रुचि को जगाया। बाद में कैद में बिताए गए समय ने उन्हें मार्क्सवाद पर और अधिक गहराई से शोध करने में सक्षम बनाया। इसके विचारों से अपील की गई, लेकिन इसकी कुछ युक्तियों से विमुख होकर वो कभी भी खुद को कार्ल मार्क्स के शब्दों को प्रकट सुसमाचार के रूप में खरीदने के लिए नहीं ला सका। हालांकि उस समय से उनके आर्थिक दृष्टिकोण का बेंचमार्क मार्क्सवादी बना रहा। जहां आवश्यक हो, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नेहरू ने 1936 के शुरुआती महीनों में स्विट्जरलैंड में अपनी बीमार पत्नी से मिलने लुसाने में बिताया, जहां मार्च में उनकी मृत्यु हो गई। यूरोप में रहते हुए वो एक और विश्व युद्ध की संभावना से बहुत चिंतित हो गया। उस समय उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध की स्थिति में भारत का स्थान लोकतंत्रों के साथ था,
हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत केवल ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन में एक स्वतंत्र देश के रूप में लड़ सकता है। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष के रूप में नवनिर्वाचित नेहरू के विरोध के बावजूद कांग्रेस पार्टी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में होने वाले प्रांतीय चुनाव लड़ने के लिए सहमत हुई। चुनावों ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत में सत्ता में ला दिया। नेहरू के लिए बढ़ी हुई लोकप्रियता और शक्ति वाले प्रांत। चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के निर्माता बनने वाले थे, के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने चुनावों में बुरी तरह से प्रदर्शन किया था, नेहरू ने घोषणा की कि भारत में केवल 2 पार्टियां ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी और कांग्रेस थी। जिन्ना के बयान की मुस्लिम लीग भारतीय राजनीति में तीसरा और समान भागीदार था को व्यापक रूप से खारिज कर दिया गया था। नेहरू ने मौलाना आज़ाद को भारतीय मुसलमानों के प्रमुख नेता के रूप में ऊपर उठाने की उम्मीद की थी, लेकिन गांधी, जिन्होंने जिन्ना को भारतीय मुसलमानों की आवाज़ के रूप में माना, इसमें उन्हें कमजोर कर दिया। 1930 के दशक में जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव और अन्य लोगों के नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी समूह का गठन कांग्रेस के भीतर किया गया था। हालांकि नेहरू कभी समूह में शामिल नहीं हुए, उन्होंने उनके और गांधी के बीच एक सेतु का काम किया। वामपंथी कांग्रेसियों मौलाना आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस का समर्थन था। इन तीनों ने मिलकर 1936 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को बाहर कर दिया। नेहरू उनके स्थान पर चुने गए और 2 साल 1936-37 के लिए राष्ट्रपति पद पर रहे। उनके समाजवादी सहयोगी बोस 1938-39 और आज़ाद 1940-46 उनके उत्तराधिकारी बने। कांग्रेस के महासचिव के रूप में नेहरू के दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत की विदेश नीति से संबंधित कुछ प्रस्तावों का प्रस्ताव रखा। तब से उन्हें किसी भी भावी भारतीय राष्ट्र की विदेश नीति तैयार करने के लिए कार्टे ब्लैंच, रिक्त चेक दिया गया। नेहरू ने दुनिया भर में स्वतंत्र देशों की सरकारों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने में बोस के साथ मिलकर काम किया। नेहरू उन पहले राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे जिन्होंने भारतीय राजकुमारों द्वारा शासित राज्यों में लोगों की पीड़ाओं को महसूस किया। उनका राष्ट्रवादी आंदोलन प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के तहत क्षेत्रों तक ही सीमित था। उन्होंने रियासतों में लोगों के संघर्ष को स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवादी आंदोलन का हिस्सा बनाने में मदद की। नेहरू को भविष्य के भारत की अर्थव्यवस्था की योजना बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई और ऐसी नीतियों को तैयार करने में मदद करने के लिए 1938 में राष्ट्रीय योजना आयोग की नियुक्ति की गई। नेहरू और उनके सहयोगियों द्वारा तैयार की गई कई योजनाएं 1947 में भारत के अप्रत्याशित विभाजन के साथ पूर्ववत हो जाएंगी। 1927 में अखिल भारतीय राज्य पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (AISPC) का गठन किया गया था और नेहरू, जिन्होंने रियासतों के लोगों के लिए समर्थन किया था, कई वर्षों तक 1939 में संगठन के अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने राजनीतिक स्पेक्ट्रम से सदस्यता के लिए अपनी रैंक खोली। AISPC को भारत के राजनीतिक एकीकरण के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी, जिससे भारतीय नेताओं वल्लभभाई पटेल और V.P. मेनन, जिन्हें नेहरू ने भारत में रियासतों को एकीकृत करने का अधिकार दिया था, को सैकड़ों राजकुमारों के साथ बातचीत करने में मदद की। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, वायसराय लिनलिथगो ने निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों से परामर्श किए बिना एकतरफा रूप से भारत को ब्रिटेन के पक्ष में जुझारू घोषित कर दिया था। 97 नेहरू ने चीन की यात्रा से पीछे हटते हुए घोषणा की कि लोकतंत्र और फासीवाद के बीच संघर्ष में हमारी सहानुभूति अनिवार्य रूप से लोकतंत्र के पक्ष में होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि भारत अपनी पूरी भूमिका निभाए और अपने सभी संसाधनों को इसमें फेंक दे। एक नई व्यवस्था के लिए संघर्ष। बहुत विचार विमर्श के बाद
नेहरू के अधीन कांग्रेस ने सरकार को सूचित किया कि वह अंग्रेजों के साथ सहयोग करेगी, लेकिन कुछ शर्तों पर। सबसे पहले, ब्रिटेन को युद्ध के बाद भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन देना चाहिए और एक नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के चुनाव की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा, हालांकि भारतीय सशस्त्र बल ब्रिटिश कमांडर इन चीफ के अधीन रहेंगे, भारतीयों को तुरंत केंद्र सरकार में शामिल किया जाना चाहिए और सत्ता और जिम्मेदारी साझा करने का मौका दिया जाना चाहिए। जब नेहरू ने लॉर्ड लिनलिथगो को ये मांगें पेश की, तो उन्होंने उन्हें अस्वीकार करने का फैसला किया। एक गतिरोध तक पहुंच गया था, वही पुराना खेल फिर से खेला जाता है। नेहरू ने गांधी को कड़वा लिखा, पृष्ठभूमि एक ही है, विभिन्न विशेषण समान हैं और अभिनेता समान हैं और परिणाम समान होना चाहिए। 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने वायसराय के रवैये की निंदा की और विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालयों से विरोध में इस्तीफा देने का आह्वान किया। इस महत्वपूर्ण घोषणा से पहले नेहरू ने जिन्ना और मुस्लिम लीग से विरोध में शामिल होने का आग्रह किया, लेकिन जिन्ना ने मना कर दिया। जैसा कि नेहरू ने दृढ़ता से भारत को लोकतंत्र और स्वतंत्रता के रास्ते पर रखा था, जब दुनिया फासीवाद के खतरे में थी, वह और बोस 1930 के दशक के अंत में अलग हो गए, जब बाद में अंग्रेजों को बाहर निकालने में फासीवादियों की मदद लेने के लिए सहमत हुए। भारत। उसी समय, नेहरू ने रिपब्लिकन का समर्थन किया था जो स्पेनिश गृहयुद्ध में फ्रांसिस्को फ्रेंको की सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। नेहरू और उनके सहयोगी वीके कृष्ण मेनन ने स्पेन का दौरा किया और रिपब्लिकन के लिए समर्थन की घोषणा की। जब इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी ने मिलने की इच्छा जताई तो नेहरू ने उन्हें मना कर दिया। मार्च 1940 में, मुहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में जाना जाने वाला पारित किया, यह घोषणा करते हुए कि मुसलमान एक राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार एक राष्ट्र हैं और उनके पास अपनी मातृभूमि, उनका क्षेत्र और उनका राज्य होना चाहिए। इस राज्य को पाकिस्तान के नाम से जाना जाना था, जिसका अर्थ है शुद्ध भूमि। नेहरू ने गुस्से में घोषणा की कि सभी पुरानी समस्याएं लाहौर में मुस्लिम लीग के नेता द्वारा उठाए गए नवीनतम रुख के सामने महत्वहीन हो गई। लिनलिथगो ने 8 अक्टूबर 1940 को नेहरू को एक प्रस्ताव दिया, जिसमें कहा गया था कि भारत के लिए डोमिनियन का दर्जा ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था। हालांकि, इसने न तो किसी तारीख का जिक्र किया और न ही इसे पूरा करने के तरीके का। केवल जिन्ना ने कुछ और सटीक प्राप्त किया, अंग्रेज कांग्रेस प्रभुत्व वाली राष्ट्रीय सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार नहीं करेंगे, जिसके अधिकार को भारत के राष्ट्रीय जीवन में विभिन्न तत्वों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अक्टूबर 1940 में, गांधी और नेहरू ने ब्रिटेन का समर्थन करने के अपने मूल रुख को त्यागते हुए एक सीमित सविनय अवज्ञा अभियान शुरू करने का फैसला किया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख अधिवक्ताओं को एक-एक करके भाग लेने के लिए चुना गया था। नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 4 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। 15 जनवरी 1941 को गांधी ने कहा था, कुछ लोग कहते हैं कि जवाहरलाल और मैं अलग हो गए थे। हमें अलग करने के लिए मतभेद से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। जब हम सहकर्मी बने तब से हमारे बीच मतभेद थे और फिर भी मैंने कुछ वर्षों से कहा है और अब कहता हूँ कि राजाजी नहीं बल्कि जवाहरलाल मेरे उत्तराधिकारी होंगे। 1 साल से थोड़ा अधिक समय जेल में बिताने के बाद, नेहरू को अन्य कांग्रेसी कैदियों के साथ हवाई में पर्ल हार्बर पर बमबारी से 3 दिन पहले रिहा कर दिया गया था। जब 1942 के वसंत में जापानियों ने बर्मा, अब म्यांमार के माध्यम से भारत की सीमाओं पर अपना हमला किया, तो ब्रिटिश सरकार ने इस नए सैन्य खतरे का सामना करते हुए भारत में कुछ बदलाव करने का फैसला किया, जैसा कि नेहरू ने मूल रूप से चाहा था।
प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा, जो राजनीतिक रूप से नेहरू के करीबी माने जाते थे और जिन्ना को संवैधानिक समस्या के समाधान के प्रस्तावों के साथ जानते थे। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने पाया कि भारत जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक गहराई से विभाजित था। समझौते के लिए उत्सुक नेहरू आशान्वित थे, गांधी नहीं थे। जिन्ना ने कांग्रेस का विरोध जारी रखा था, पाकिस्तान हमारी एकमात्र मांग है और भगवान के द्वारा हम इसे प्राप्त करेंगे, उन्होंने मुस्लिम लीग अखबार डॉन में घोषणा की। क्रिप्स का मिशन विफल हो गया क्योंकि गांधी स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्रिप्स के साथ सहयोग करने से इनकार करने पर नेहरू और गांधी के बीच संबंध ठंडे हो गए, लेकिन बाद में दोनों में सुलह हो गई। 1942 में गांधी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने का आह्वान किया। नेहरू, हालांकि संबद्ध युद्ध के प्रयासों को शर्मिंदा करने के लिए अनिच्छुक थे, उनके पास गांधी में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस पार्टी द्वारा पारित भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद गांधी और नेहरू सहित पूरी कांग्रेस कार्यसमिति को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल सहित अधिकांश कांग्रेस कार्यसमिति को 15 जून 1945 तक अहमदनगर किले में कैद रखा गया था। जिस अवधि में कांग्रेस के सभी नेता जेल में थे, उस दौरान जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग सत्ता में आई। अप्रैल 1943 में लीग ने बंगाल की सरकारों पर और 1 महीने बाद उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की सरकारों पर कब्जा कर लिया। इनमें से किसी भी प्रांत में लीग के पास पहले बहुमत नहीं था, केवल कांग्रेस सदस्यों की गिरफ्तारी ने इसे संभव बना दिया। पंजाब को छोड़कर सभी मुस्लिम बहुल प्रांत जिन्ना के नियंत्रण में थे। एक अलग मुस्लिम राज्य की अवधारणा एक वास्तविकता में बदल रही थी। हालांकि 1944 तक जिन्ना की शक्ति और प्रतिष्ठा कम हो रही थी। मुसलमानों के बीच जेल में बंद कांग्रेस नेताओं के प्रति एक आम सहानुभूति विकसित हो रही थी और 1943-44 के विनाशकारी बंगाल अकाल के लिए अधिकांश दोष प्रांत की मुस्लिम लीग सरकार के कंधों पर रखा गया था। जिन्ना की सभाओं की संख्या, जो कभी हजारों में गिनी जाती थी, शीघ्र ही केवल कुछ सौ रह गई। निराशा में जिन्ना ने कश्मीर में रहने के लिए राजनीतिक परिदृश्य छोड़ दिया। उनकी प्रतिष्ठा गांधी द्वारा अनजाने में बहाल कर दी गई थी, जो मई 1944 में चिकित्सा आधार पर जेल से रिहा हुए थे और सितंबर में बॉम्बे में जिन्ना से मिले थे। वहां उन्होंने मुस्लिम नेता को युद्ध के बाद मुस्लिम क्षेत्रों में जनमत संग्रह की पेशकश की, यह देखने के लिए कि क्या वे शेष भारत से अलग होना चाहते हैं। अनिवार्य रूप से यह पाकिस्तान के सिद्धांत की स्वीकृति थी, लेकिन इतने शब्दों में नहीं। जिन्ना ने मांग की कि सटीक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। गांधी ने इनकार कर दिया और बातचीत टूट गई। हालांकि जिन्ना ने अपनी और लीग की स्थिति को बहुत मजबूत किया था। कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली सदस्य को उनके साथ समान शर्तों पर बातचीत करते देखा गया था। नेहरू और उनके सहयोगियों को सत्ता के हस्तांतरण की योजना का प्रस्ताव करने के लिए भारत में ब्रिटिश 1946 कैबिनेट मिशन के आगमन से पहले रिहा कर दिया गया था। 1946 में सहमत योजना के कारण प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। बदले में विधानसभाओं के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। कांग्रेस ने विधानसभा में अधिकांश सीटें जीतीं और नेहरू के प्रधानमंत्री के रूप में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया। मुस्लिम लीग बाद में लियाकत अली खान के साथ वित्त सदस्य के रूप में सरकार में शामिल हुई। नेहरू ने 18 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, पहले अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में और 1950 से भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में। जुलाई 1946 में नेहरू ने स्पष्ट रूप से देखा कि कोई भी रियासत स्वतंत्र भारत की सेना के खिलाफ सैन्य रूप से प्रबल नहीं हो सकती है।
जनवरी 1947 में उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत राजाओं के दैवीय अधिकार को स्वीकार नहीं करेगा। मई 1947 में उन्होंने घोषणा की कि कोई भी रियासत जो संविधान सभा में शामिल होने से इनकार करती है, उसे शत्रु राज्य माना जाएगा। वल्लभ भाई पटेल और वी.पी. मेनन राजकुमारों के प्रति अधिक मिलनसार थे, और जैसा कि राज्यों को एकीकृत करने का आरोप लगाया गया था, वे कार्य में सफल रहे। भारतीय संविधान के प्रारूपण के दौरान कई भारतीय नेता नेहरू को छोड़कर प्रत्येक रियासत या वाचा राज्य को एक के रूप में स्वतंत्र होने की अनुमति देने के पक्ष में थे। मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा सुझाई गई तर्ज पर संघीय राज्य। लेकिन जैसे जैसे संविधान का मसौदा तैयार होता गया और एक गणतंत्र बनाने के विचार ने ठोस आकार लिया, यह निर्णय लिया गया कि सभी रियासतों वाचा राज्यों का विलय हो जाएगा। भारतीय गणतंत्र। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में 1969 में राष्ट्रपति के आदेश से सभी शासकों की मान्यता रद्द कर दी गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय को रद्द कर दिया गया। आखिरकार संविधान में 26वें संशोधन द्वारा उनकी सरकार इन पूर्व शासकों की मान्यता समाप्त करने और 1971 में उन्हें दिए जाने वाले प्रिवी पस को समाप्त करने में सफल रही। 1947 की शुरुआत में स्वतंत्रता से पहले की अवधि सांप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक अव्यवस्था के प्रकोप और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के विरोध से प्रभावित थी, जो पाकिस्तान के एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग कर रहे थे। उन्होंने 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक से अपना उद्घाटन भाषण दिया। बहुत साल पहले हमने नियति के साथ एक प्रतिज्ञा की थी, और अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से नहीं, बल्कि बहुत हद तक पूरा करें। आधी रात के समय, जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। एक ऐसा क्षण आता है, जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है, और जब एक राष्ट्र की आत्मा, लंबे समय से दबी हुई, उच्चारण पाती है। यह उचित ही है कि इस गंभीर क्षण में हम भारत और उसके लोगों की सेवा और मानवता के और भी बड़े कारण के प्रति समर्पण का संकल्प लें। 30 जनवरी 1948 को गांधी को गोली मार दी गई थी, जब वे एक प्रार्थना सभा को संबोधित करने के लिए बिरला हाउस के बगीचे में टहल रहे थे। हत्यारा नाथूराम गोसे एक हिंदू राष्ट्रवादी था, जिसका संबंध चरमपंथी हिंदू महासभा पार्टी से था, जिसने पाकिस्तान को भुगतान पर जोर देकर भारत को कमजोर करने के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराया। नेहरू ने रेडियो द्वारा राष्ट्र को संबोधित किया। दोस्तों और साथियों, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और हर जगह अंधेरा है, और मुझे नहीं पता कि आपको क्या बताना है या कैसे कहना है। हमारे प्रिय नेता बापू, जैसा कि हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते थे, नहीं रहे। शायद मेरा यह कहना गलत है, फिर भी हम उसे फिर से नहीं देखेंगे जैसा कि हमने उसे इतने सालों से देखा है। हम उसके पास सलाह के लिए नहीं दौड़ेंगे या उससे सांत्वना नहीं लेंगे, और यह न केवल मेरे लिए बल्कि लाखों और लाखों लोगों के लिए एक भयानक झटका है। यह देश। यास्मीन खान ने तर्क दिया कि गांधी की मृत्यु और अंतिम संस्कार ने नेहरू और पटेल के तहत नए भारतीय राज्य के अधिकार को मजबूत करने में मदद की। कांग्रेस ने 2 सप्ताह की अवधि में शोक के महाकाव्य सार्वजनिक प्रदर्शनों को कसकर नियंत्रित किया। अंतिम संस्कार, शवदाह अनुष्ठान और शहीद की राख का वितरण, जिसमें लाखों लोग विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते थे। इसका लक्ष्य सरकार की शक्ति का दावा करना, कांग्रेस पार्टी के नियंत्रण को वैध बनाना और सभी धार्मिक अर्धसैनिक समूहों का दमन करना था। नेहरू और पटेल ने लगभग 200
000 गिरफ्तारियों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), मुस्लिम नेशनल गार्ड्स और खाकसरों का दमन किया। गांधी की मृत्यु और अंतिम संस्कार ने दूर के राज्य को भारतीय लोगों के साथ जोड़ा और उन्हें भारतीय लोगों के लिए स्वतंत्रता के संक्रमण के दौरान धार्मिक दलों को दबाने की आवश्यकता को समझने में मदद की। बाद के वर्षों में इतिहास का एक संशोधनवादी स्कूल उभरा जिसने नेहरू को दोष देने की मांग की। भारत का विभाजन, ज़्यादातर 1947 में एक स्वतंत्र भारत के लिए उनकी अत्यधिक केंद्रीकृत नीतियों का जिक्र था, जिसका जिन्ना ने अधिक विकेंद्रीकृत भारत के पक्ष में विरोध किया था। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे, को दो प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। ब्रिटिश भारत के प्रांत, जो सीधे भारत के वायसराय के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा शासित थे, और रियासतें, स्थानीय वंशानुगत शासकों के शासन में, जिन्होंने स्थानीय स्वायत्तता के बदले में ब्रिटिश आधिपत्य को मान्यता दी, ज़्यादातर मामलों में जैसा कि एक संधि द्वारा स्थापित किया गया था। 1947 और लगभग 1950 के बीच, रियासतों के क्षेत्रों को नेहरू और सरदार पटेल के अधीन भारतीय संघ में राजनीतिक रूप से एकीकृत किया गया था। अधिकांश मौजूदा प्रांतों में विलय कर दिए गए थे, अन्य को कई रियासतों से बने राजपूताना, हिमाचल प्रदेश, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश जैसे नए प्रांतों में संगठित किया गया। मैसूर, हैदराबाद, भोपाल और बिलासपुर सहित कुछ अलग प्रांत बन गए। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक नए संविधान को अपनाने तक भारत का संवैधानिक कानून बना रहा। 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस को लागू हुए भारत के नए संविधान ने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया। नए गणराज्य को राज्यों का संघ घोषित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के बाद संविधान सभा नए चुनावों तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। नेहरू के अंतरिम मंत्रिमंडल में विविध समुदायों और पार्टियों के 15 सदस्य शामिल थे। भारत के नए संविधान के तहत भारतीय विधायी निकायों, राष्ट्रीय संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए पहला चुनाव 1952 में हुआ था। कैबिनेट के विभिन्न सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टियों का गठन किया। उस अवधि के दौरान तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी नेहरू के साथ मतभेदों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और चूंकि चुनाव जीतने के लिए नेहरू की लोकप्रियता की आवश्यकता थी, नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए 1951 और 1952 के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। चुनाव में कई प्रतिस्पर्धी दलों के बावजूद नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बड़ी बहुमत हासिल की। दिसंबर 1953 में नेहरू ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की तैयारी के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता वाले आयोग को ही फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता था। गोविंद बल्लभ पंत, जिन्होंने दिसंबर 1954 से नेहरू के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया, ने आयोग के प्रयासों की देखरेख की। आयोग ने 1955 में भारत के राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की। 7वें संशोधन के तहत भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी राज्यों के बीच मौजूदा भेद को समाप्त कर दिया गया था। भाग 1 और भाग बी राज्यों के बीच भेद हटा दिया गया था, बस अमेरिका के रूप में जाना हो रहा है। एक नए प्रकार की इकाई, केंद्र शासित प्रदेश, ने वर्गीकरण को पार्ट सी या पार्ट डी राज्य के रूप में बदल दिया। नेहरू ने भारतीयों के बीच समानता पर जोर दिया और अखिल भारतीयवाद को बढ़ावा दिया, धार्मिक या जातीय आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने से इनकार कर दिया। 1957 के चुनावों में नेहरू के नेतृत्व में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 494 सीटों में से 371 सीटें लेते हुए आसानी से सत्ता में दूसरा कार्यकाल हासिल किया। उन्हें अतिरिक्त 7 सीटें मिली। लोकसभा का आकार 5 बढ़ा दिया गया था और उनका वोट शेयर 45.0% से बढ़कर 47.8% हो गया। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी की तुलना में इंक ने लगभग 5 गुना अधिक वोट जीते। 1962 में नेहरू ने कम बहुमत के साथ कांग्रेस को जीत दिलाई। कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टियों को वोट देने वालों की संख्या बढ़ी। हालांकि भारतीय जनसंघ जैसे कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। आज तक नेहरू को लगभग 45% वोट के साथ लगातार 3 चुनाव जीतने वाले सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माना जाता है। एक पाथे न्यूज आर्काइव वीडियो में नेहरू की मौत की टिप्पणी की रिपोर्टिंग न तो राजनीतिक मंच पर और न ही नैतिक कद में उनके नेतृत्व को कभी चुनौती दी गई थी। अपनी पुस्तक वर्डिक्ट्स में नेहरू पर रामचंद्र गुहा ने एक समकालीन खाते का हवाला दिया जिसमें बताया गया कि नेहरू का 1951-52 का भारतीय आम चुनाव अभियान कैसा दिखता था। लगभग हर जगह, शहर, कस्बे, गांव या रास्ते के पड़ाव पर लोगों ने रात भर देश के नेता के स्वागत के लिए इंतजार किया। स्कूल और दुकानें बंद, दूधवाले और चरवाहों ने छुट्टी ली थी। किसान और उसके सहायक ने खेत और घर में कड़ी मेहनत के अपने सुबह से शाम के कार्यक्रम से अस्थायी राहत ली। नेहरू के नाम पर बिक गए सोडा और नींबू पानी के स्टॉक, पानी भी कम हो गया। लोगों को नेहरू की सभाओं में ले जाने के लिए दूर दराज के स्थानों से विशेष ट्रेनें चलाई गईं। उत्साही लोग न केवल फुटबोर्ड पर बल्कि गाड़ियों के ऊपर भी यात्रा कर रहे थे। मीलिंग की भीड़ में करोड़ों लोग बेहोश हो गए। 1950 के दशक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वाइट डी आइजनहावर जैसे विश्व नेताओं द्वारा नेहरू की प्रशंसा की गई थी। आइजनहावर का नेहरू को एक पत्र, दिनांक 27 नवंबर 1958, पढ़ें। विश्व स्तर पर आप दुनिया में शांति और सुलह के लिए सबसे शक्तिशाली प्रभावों में से एक के रूप में पहचाने जाते हैं। मेरा मानना कि क्योंकि आप अपनी व्यक्तिगत क्षमता में शांति के लिए एक विश्व नेता होने के साथ साथ सबसे बड़े तटस्थ राष्ट्र के प्रतिनिधि भी हैं। 1955 में चर्चिल ने नेहरू को एशिया का प्रकाश और गौतम बुद्ध से भी बड़ा प्रकाश कहा। नेहरू को बार बार एक दुर्लभ आकर्षण वाले करिश्माई नेता के रूप में वर्णित किया जाता है। भीखू पारेख के अनुसार नेहरू को आधुनिक भारतीय राज्य का संस्थापक माना जा सकता है। पारेख इसका श्रेय भारत के लिए नेहरू द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय दर्शन को देते हैं। उनके लिए आधुनिकीकरण राष्ट्रीय दर्शन था, जिसमें 7 लक्ष्य थे: राष्ट्रीय एकता, संसदीय लोकतंत्र, औद्योगिकरण, समाजवाद, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास और गुटनिरपेक्षता। पारेख की राय में इसके परिणामस्वरूप हुए दर्शन और नीतियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों, औद्योगिक घरानों, मध्यम और उच्च किसानों जैसे समाज के एक बड़े वर्ग को लाभान्वित किया। हालांकि यह शहरी और ग्रामीण गरीबों, बेरोजगारों और हिंदू कट्टरपंथियों को लाभान्वित करने में विफल रहा। सुभाष चंद्र बोस के मुख्यधारा की भारतीय राजनीति से बाहर निकलने के बाद अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में हिंसा के उनके समर्थन के कारण कांग्रेस पार्टी में समाजवादियों और रूढ़िवादियों के बीच सत्ता संघर्ष संतुलित हो गया। हालांकि 1950 में वल्लभभाई पटेल की मृत्यु ने नेहरू को एकमात्र शेष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता के रूप में छोड़ दिया और जल्द ही स्थिति ऐसी हो गई कि नेहरू बिना किसी बाधा के अपनी कई बुनियादी नीतियों को लागू कर सके। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी अपने पिता के सपने को पूरा करने में सक्षम थीं। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976, जिसके द्वारा भारत आधिकारिक तौर पर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष बन गया, आपातकाल की स्थिति के दौरान उसने लगाया।
नेहरू ने आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण पर आधारित नीतियों को लागू किया और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की जहां सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के साथ सह अस्तित्व में होगा। उनका मानना कि बुनियादी और भारी उद्योग की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और आधुनिकीकरण के लिए मौलिक थी। इसलिए सरकार ने मुख्य रूप से प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों इस्पात, लोहा, कोयला और बिजली में निवेश को निर्देशित किया, सब्सिडी और संरक्षणवादी नीतियों के साथ उनके विकास को बढ़ावा दिया। शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब था कि नेहरू को भारत के औद्योगिक आधार को खरोंच से बनाने में दोनों शक्ति ब्लॉकों से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त हुई। सोवियत संघ और पश्चिम जर्मनी की सहायता से बोकारो और रूरकेला में स्टील मिल परिसरों का निर्माण किया गया। पर्याप्त औद्योगिक विकास हुआ। 1950 और 1965 के बीच उद्योग में सालाना 7.0% की वृद्धि हुई, लगभग तिगुना औद्योगिक उत्पादन और भारत को दुनिया का 7वां सबसे बड़ा औद्योगिक देश बना दिया। हालांकि नेहरू के आलोचकों का तर्क था कि भारत का आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण, जो था नेहरू युग के लंबे समय बाद भी जारी रहा, इसने अपने विनिर्माण उद्योगों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर दिया। विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 1951-1960 में 1.4% से गिरकर 1981 और 1990 के बीच 0.5% हो गया। हालांकि भारत के निर्यात प्रदर्शन में इस अवधि के दौरान वास्तविक निरंतर सुधार दिखाने का तर्क दिया गया है। निर्यात की मात्रा 1951-1960 में 2.9% की वार्षिक दर से बढ़कर 1971-1980 में 7.6% हो गई। 1950 और 1951 और 1964-1965 के बीच सकल घरेलू उत्पाद और जीएनपी में 3.9 और 4.0% वार्षिक वृद्धि हुई। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से एक क्रांतिकारी विराम था, लेकिन यूरोप और पूर्वी एशिया में अन्य औद्योगिक शक्तियों की तुलना में विकास दर को सबसे अच्छा माना जाता था। भारत चमत्कारिक अर्थव्यवस्थाओं जापान, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस और इटली से पिछड़ गया। राज्य की योजना, नियंत्रण और विनियमों के बारे में तर्क दिया गया कि इससे आर्थिक विकास प्रभावित हुआ है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य दोनों की तुलना में तेजी से बढ़ी। कम प्रारंभिक आय और तेजी से जनसंख्या वृद्धि का मतलब था कि समृद्ध आय वाले देशों के साथ किसी भी तरह की पकड़ के लिए विकास अपर्याप्त था। बड़े राज्य नियंत्रित उद्यमों के लिए नेहरू की प्राथमिकता ने मात्रात्मक नियमों, कोटा और टैरिफ, औद्योगिक लाइसेंस और कई अन्य नियंत्रणों की एक जटिल प्रणाली बनाई। यह प्रणाली, जिसे भारत में लाइसेंस राज के रूप में जाना जाता है, आर्थिक अक्षमताओं के लिए जिम्मेदार थी, जिसने 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव के तहत कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई उदारीकरण नीतियों तक उद्यमिता को प्रभावित किया और दशकों तक आर्थिक विकास की जांच की। नेहरू के नेतृत्व में सरकार ने कृषि सुधार और तेजी से औद्योगिकरण की शुरुआत करके भारत को तेजी से विकसित करने का प्रयास किया। एक सफल भूमि सुधार पेश किया गया जिसने विशाल भूमि जोत को समाप्त कर दिया, लेकिन भूमि के स्वामित्व पर सीमाएं लगाकर भूमि के पुनर्वितरण के प्रयास विफल रहे। बड़े पैमाने पर सहकारी खेती शुरू करने के प्रयासों को ग्रामीण अभिजात वर्ग के जमींदारों द्वारा निराश किया गया, जिन्होंने कांग्रेस के शक्तिशाली दक्षिणपंथी का गठन किया और नेहरू के प्रयासों के विरोध में काफी राजनीतिक समर्थन प्राप्त किया। 1960 के दशक की शुरुआत तक कृषि उत्पादन का विस्तार हुआ, क्योंकि अतिरिक्त भूमि लाई गई थी। खेती के तहत और कुछ सिंचाई परियोजनाओं का असर होना शुरू हो गया। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमि अनुदान कॉलेजों के आधार पर, अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया।
इन विश्वविद्यालयों ने गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों के साथ काम किया। शुरू में मेक्सिको और फिलीपींस में विकसित किया गया था, जो कि में 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जो फसल उत्पादन में विविधता लाने और बढ़ाने का प्रयास था। साथ ही लगातार प्रगति और कृषि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद असफल मानसून की एक श्रृंखला गंभीर भोजन की कमी का कारण बनेगी। नेहरू भारत के बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा के एक उत्साही पैरोकार थे, यह मानते हुए कि यह भारत की भविष्य की प्रगति के लिए आवश्यक है। उनकी सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित उच्च शिक्षा के कई संस्थानों की स्थापना की। नेहरू ने भारत के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी देने की अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में एक प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। इस उद्देश्य के लिए नेहरू ने बड़े पैमाने पर ग्राम नामांकन कार्यक्रमों के निर्माण और हजारों स्कूलों के निर्माण का निरीक्षण किया। नेहरू ने कुपोषण से लड़ने के लिए बच्चों को मुफ्त दूध और भोजन का प्रावधान जैसी पहल भी शुरू की। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्कों के लिए वयस्क शिक्षा केंद्र, व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल भी आयोजित किए गए थे। नेहरू के तहत भारतीय संसद ने जातिगत भेदभाव को अपराधी बनाने और महिलाओं के कानूनी अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए हिंदू कानून में कई बदलाव किए। नेहरू ने विशेष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत लिखा था, जिसमें कहा गया है, राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। लेख ने भारत में धर्मनिरपेक्षता का आधार बनाया है। हालांकि कानून के असंगत आवेदन के लिए नेहरू की आलोचना की गई है। सबसे विशेष रूप से उन्होंने मुसलमानों को विवाह और विरासत से संबंधित मामलों में अपना पर्सनल लॉ रखने की अनुमति दी। गोवा के छोटे से राज्य में पुराने पुर्तगाली परिवार कानूनों पर आधारित एक नागरिक संहिता को जारी रखने की अनुमति दी गई थी, और नेहरू ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रतिबंधित कर दिया था। यह 1961 में भारत द्वारा गोवा पर कब्जा करने के परिणामस्वरूप हुआ, जब नेहरू ने लोगों से वादा किया कि उनके कानूनों को बरकरार रखा जाएगा। इससे चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता के आरोप लगे हैं। जबकि नेहरू ने मुस्लिम कानून को कानून से छूट दी और वे अपरिवर्तित रहे, उन्होंने 1954 में विशेष विवाह अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के पीछे का विचार भारत में सभी को नागरिक विवाह के तहत व्यक्तिगत कानून के बाहर शादी करने की क्षमता देना था। यह कानून जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ, जिसके कारण फिर से चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता के आरोप लगे। कई मायनों में यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लगभग समान था। यह दर्शाता है कि हिंदुओं के संबंध में कानून कितना धर्मनिरपेक्ष हो गया था। विशेष विवाह अधिनियम ने मुसलमानों को इसके तहत शादी करने और सुरक्षा रखने की अनुमति दी, जो आमतौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए फायदेमंद थी, जो कि व्यक्तिगत कानून में नहीं पाई जा सकती थी। अधिनियम के तहत बहुविवाह अवैध था और उत्तराधिकार संबंधित मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के बजाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा शासित होंगे। तलाक धर्मनिरपेक्ष कानून द्वारा शासित होगा और तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण नागरिक कानून में निर्धारित तर्ज पर होगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक असमानताओं और नुकसानों को दूर करने के लिए सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की एक प्रणाली बनाई गई थी। नेहरू ने सरकार में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाते हुए धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सद्भाव में सफलता हासिल की। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के उस गुट का नेतृत्व किया जिसने हिंदी को भारतीय राष्ट्र की भाषा के रूप में बढ़ावा दिया।
गैर हिंदी भाषियों के साथ एक विस्तृत और विभाजनकारी बहस के बाद हिंदी को 1950 में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। साथ ही अंग्रेजी को 15 वर्षों तक एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रखा गया, जिसके बाद हिंदी एकमात्र आधिकारिक भाषा बन गई। 1965 के बाद हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने के भारत सरकार के प्रयास कई गैर हिंदी भारतीय राज्यों के लिए अस्वीकार्य थे, जो अंग्रेजी का निरंतर उपयोग चाहते थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) द्रविड़ कड़गम के वंशज ने हिंदी के विरोध का नेतृत्व किया। उनके डर को दूर करने के लिए नेहरू ने 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया ताकि 1965 के बाद भी अंग्रेजी का उपयोग जारी रखा जा सके। अधिनियम के पाठ ने DMK को संतुष्ट नहीं किया और उनके संदेह को बढ़ा दिया कि भविष्य के प्रशासन उनके आश्वासनों का सम्मान नहीं कर सकते हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अंततः 1967 में आधिकारिक भाषाओं के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के अनिश्चित उपयोग की गारंटी देने के लिए राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया। इसने भारतीय गणराज्य की वर्तमान द्विभाषावाद की आभासी अनिश्चितकालीन नीति को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री के रूप में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान नेहरू ने विदेश मामलों का विभाग भी संभाला। उनका आदर्शवादी दृष्टिकोण भारत को गुटनिरपेक्षता में नेतृत्व की स्थिति देने पर केंद्रित था। उन्होंने शीत युद्ध लड़ने वाली दो शत्रुतापूर्ण महाशक्तियों के विरोध में एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच समर्थन बनाने की मांग की। आज़ादी के बाद नेहरू ब्रिटेन और अन्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते थे। भारत के डोमिनियन के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 1949 के लंदन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत जनवरी 1950 में एक गणतंत्र बनने के बाद राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के भीतर रहने और ब्रिटिश सम्राट को मुक्त संघ के प्रतीक के रूप में मान्यता देने के लिए सहमत हुआ। इसके स्वतंत्र सदस्य राष्ट्र और जैसे राष्ट्रमंडल के प्रमुख राष्ट्रमंडल के अन्य देशों ने संघ की भारत की निरंतर सदस्यता को मान्यता दी। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर नेहरू सैन्य कार्रवाई और सैन्य गठबंधनों के विरोधी थे। वो संयुक्त राष्ट्र के प्रबल समर्थक थे, सिवाय इसके कि जब उसने कश्मीर प्रश्न को हल करने का प्रयास किया। उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति का बीड़ा उठाया और अमेरिका और USSR के नेतृत्व वाले राष्ट्रों के प्रतिद्वंद्वी ब्लॉकों के बीच तटस्थता का दावा करने वाले राष्ट्रों के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सहस्थापना की। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के तुरंत बाद, जबकि अधिकांश पश्चिमी ब्लॉक ने ताइवान के साथ संबंध जारी रखा, को स्वीकार करते हुए नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए तर्क दिया और कोरिया के साथ अपने संघर्ष में चीनी को हमलावरों के रूप में ब्रांड करने से इनकार कर दिया। उन्होंने 1950 में चीन के साथ मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की मांग की और कम्युनिस्ट राज्यों और पश्चिमी ब्लॉक के बीच की खाई और तनाव को पाटने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की आशा की। नेहरू अप्रैल 1955 के बांडुंग सम्मेलन के एक प्रमुख आयोजक थे, जिसने एशिया और अफ्रीका से 29 नए स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाया और नेहरू के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उन्होंने इसे विश्व मंच पर अपने प्रमुख नेतृत्व अवसर के रूप में देखा, जहां वे उभरते देशों को एक साथ लाएंगे। इसके बजाय चीनी प्रतिनिधि झोउ एनलाई, जिन्होंने क्रांतिकारी साम्यवाद को कम करके आका और पूंजीवाद सहित सभी राष्ट्रों के अपने स्वयं के आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम चुनने के अधिकार को स्वीकार किया, ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। नेहरू और उनके शीर्ष विदेश नीति सहयोगी वी.के. इसके विपरीत कृष्ण मेनन ने असभ्य और गैर राजनयिक के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। झोउ ने निजी तौर पर कहा, मैं श्री नेहरू से अधिक अभिमानी व्यक्ति से कभी नहीं मिला।
भारतीय विदेश कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मेनन को एक उत्कृष्ट विश्व राजनेता लेकिन दुनिया के सबसे खराब राजनयिक के रूप में वर्णित किया, यह कहते हुए कि वह अक्सर दबंग, चिड़चिड़े और प्रतिशोधी थे। युद्ध का विरोध करते हुए नेहरू ने कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने 1948 में हैदराबाद और 1961 में गोवा पर कब्जा करने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल किया। 1949 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा, हम जिन्होंने पीढ़ियों से शांतिपूर्ण तरीके से बात की थी और हर चीज में प्रयास किया था और अहिंसा का अभ्यास किया था, अब हमें अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना का महिमामंडन करना चाहिए। इसके बहुत मायने हैं। हालांकि यह अजीब है, फिर भी यह जीवन की विषमता को दर्शाता है। हालांकि जीवन तार्किक है, हमें सभी आकस्मिकताओं का सामना करना पड़ता है और जब तक हम उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम नीचे जाएंगे। महात्मा गांधी से बड़ा कोई शांति का राजकुमार और अहिंसा का दूत नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने, असफल होने या भाग जाने की तुलना में तलवार लेना बेहतर है। हम यह मानकर लापरवाह नहीं रह सकते कि हम सुरक्षित हैं। मानव स्वभाव ऐसा है, हम जोखिम नहीं उठा सकते हैं और अपनी कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता को जोखिम में डाल सकते हैं। हमें सभी आधुनिक रक्षा विधियों और एक अच्छी तरह से सुसज्जित सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ तैयार रहना होगा। नेहरू ने परमाणु भौतिक विज्ञानी होमी जे भाभा को परमाणु से संबंधित सभी मामलों और कार्यक्रमों पर पूरा अधिकार सौंपा और केवल प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह थे। कोरियाई युद्ध 1950-1953 के बाद वैश्विक तनाव और परमाणु हथियारों के खतरे को कम करने के लिए काम करने के लिए कई लोगों ने नेहरू की सराहना की। उन्होंने मानव स्वास्थ्य पर परमाणु विस्फोटों के प्रभावों का पहला अध्ययन शुरू किया और विनाश के इन भयानक इंजनों को समाप्त करने के लिए निरंतर अभियान चलाया। उनके पास परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के व्यावहारिक कारण भी थे। उन्हें इस बात का डर था कि परमाणु हथियारों की होड़ से अति सैन्यीकरण हो जाएगा जो विकासशील देशों जैसे कि अपने स्वयं के लिए अप्राप्य होगा। लॉर्ड माउंटबेटन के आग्रह पर 1948 में नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का वादा किया था। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र था। दोनों 1947 में इस पर युद्ध करने गए थे। हालांकि जैसा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार सैनिकों को वापस खींचने में विफल रहा और जैसे जैसे नेहरू संयुक्त राष्ट्र से सावधान होते गए, उन्होंने मना कर दिया। 1953 में एक जनमत संग्रह कराया। कश्मीर पर उनकी नीतियों और भारत में राज्य के एकीकरण का अक्सर संयुक्त राष्ट्र के समक्ष उनके सहयोगी वी के कृष्ण मेनन द्वारा बचाव किया गया, जिन्होंने अपने भावुक भाषणों के लिए भारत में ख्याति अर्जित की। 1953 में नेहरू ने कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को हटाने और गिरफ्तार करने की योजना बनाई, जिसका उन्होंने पहले समर्थन किया था, लेकिन अब अलगाववादी महत्वाकांक्षाओं को पनाह देने का संदेह है। बख्शी गुलाम मोहम्मद ने उनकी जगह ली। मेनन को 1957 में कश्मीर पर भारत के रुख का बचाव करते हुए 8 घंटे का अभूतपूर्व भाषण देने का निर्देश दिया गया था। आज तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दिया गया भाषण अब तक का सबसे लंबा भाषण है, जिसमें 23 जनवरी को 762वीं बैठक के 5 घंटे और 24 तारीख को 2 घंटे 48 मिनट शामिल हैं, जो कथित तौर पर सुरक्षा परिषद के फर्श पर मेनन के पतन के साथ समाप्त हुआ। फिल्मांकन के दौरान नेहरू तेजी से और सफलतापूर्वक कश्मीर में भारतीय सत्ता को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े, तब बड़ी अशांति के तहत कश्मीर में भारतीय संप्रभुता की मेनन की भावुक रक्षा ने भारत में उनके समर्थन का आधार बढ़ाया और भारतीय प्रेस ने उन्हें अस्थायी रूप से
कश्मीर का नायक करार दिया। नेहरू तब भारत में अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, एकमात्र मामूली आलोचना दूर दराज से हुई। 1954 में नेहरू ने चीन के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए, जिन्हें भारत में पंचशील, संस्कृत शब्दों से पंच, 5, शील, गुण के रूप में जाना जाता है, जो दोनों राज्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांतों का एक समूह है। संधि के रूप में उनका पहला औपचारिक संहिताकरण 1954 में चीन और भारत के बीच एक समझौते में हुआ था, जिसने तिब्बत पर चीनी संप्रभुता को मान्यता दी थी। उन्हें चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और संभोग पर समझौता, नोटों के आदान प्रदान के साथ की प्रस्तावना में प्रतिपादित किया गया था, जिस पर 29 अप्रैल 1954 को पेकिंग में हस्ताक्षर किए गए थे। दिल्ली में दिसंबर 1953 से अप्रैल 1954 तक बातचीत हुई थी। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) सरकार के प्रतिनिधिमंडल और अक्साई चीन और दक्षिण तिब्बत के विवादित क्षेत्रों के संबंध में दोनों देशों के बीच संबंधों पर भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच 1957 तक चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने भी नेहरू को तिब्बत पर चीनी स्थिति को स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया था। इस प्रकार तिब्बत को एक संभावित सहयोगी से वंचित कर दिया और भारत से सैन्य सहायता प्राप्त करने की संभावना से वंचित कर दिया। 1960 के दशक में संधि की अवहेलना की गई थी, लेकिन 1970 के दशक में 5 सिद्धांतों को फिर से चीन भारत संबंधों में महत्वपूर्ण माना जाने लगा और आमतौर पर राज्यों के बीच संबंधों के मानदंडों के रूप में। इंदिरा गांधी के प्रीमियर और जनता पार्टी के 3 साल के शासन 1977-1980 के दौरान पूरे क्षेत्र में उन्हें व्यापक रूप से पहचाना और स्वीकार किया गया। हालांकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत 1954 की चीन भारतीय सीमा संधि का आधार थे। बाद के वर्षों में नेहरू की विदेश नीति को सीमा विवादों पर चीनी मुखरता और 14वें दलाई लामा को शरण देने के उनके फैसले का सामना करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डैग हैमरस्कगोल्ड ने कहा कि जहां नेहरू नैतिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ थे, वहीं झोउ एनलाई वास्तविक राजनीति में अधिक कुशल थे। 1956 में नेहरू ने ब्रिटिश, फ्रांसीसी और इजरायलियों द्वारा स्वेज नहर पर संयुक्त आक्रमण की आलोचना की। भारतीय प्रधानमंत्री और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्होंने एंथनी ईडन और आक्रमण के सह प्रायोजकों की जोरदार निंदा करते हुए दोनों पक्षों के बीच हाथ मिलाने की कोशिश की। अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर में नेहरू का एक शक्तिशाली सहयोगी था, जो यदि सार्वजनिक रूप से अपेक्षाकृत चुप थे, तो ब्रिटेन और फ्रांस को वापस करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अमेरिका के प्रभाव का उपयोग करने की हद तक चले गए। स्वेज संकट के दौरान नेहरू के दाहिने हाथ मीनन ने एक जिद्दी जमाल नासिर को पश्चिम के साथ समझौता करने के लिए मनाने का प्रयास किया और पश्चिमी शक्तियों को एक जागरूकता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि नासिर समझौता करने के लिए तैयार हो सकता है। स्वेज संकट के दौरान नासिर के पक्ष में हस्तक्षेप करने के बाद अमेरिका ने नेहरू को अदालत में लाने की उम्मीद की थी। हालांकि शीत युद्ध के संदेह और नेहरूवादी समाजवाद के अमेरिकी अविश्वास ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को ठंडा कर दिया, जिससे नेहरू पर सोवियत संघ का मौन समर्थन करने का संदेह था। स्वेज संकट के बाद भी नेहरू ने ब्रिटेन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। उन्होंने पंजाब क्षेत्र की प्रमुख नदियों के संसाधनों को साझा करने के बारे में लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए पाकिस्तानी शासक अयूब खान के साथ 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करते हुए यूके और विश्व बैंक की मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया। वर्षों की असफल वार्ता के बाद नेहरू ने भारतीय सेना को 1961 में पुर्तगाली नियंत्रित पुर्तगाली भारत, गोवा,
पर आक्रमण करने के लिए अधिकृत किया और फिर उन्होंने औपचारिक रूप से इसे भारत में मिला लिया। इसने भारत में उनकी लोकप्रियता में वृद्धि की, लेकिन सैन्य बल के उपयोग के लिए भारत में कम्युनिस्ट विपक्ष द्वारा उनकी आलोचना की गई। 1959 से 1961 में तेज हुई एक प्रक्रिया में नेहरू ने चीन भारतीय सीमा के विवादित क्षेत्रों में सैन्य चौकियों की स्थापना की, फॉरवर्ड पॉलिसी को अपनाया, जिसमें उन क्षेत्रों में 43 चौकियां शामिल थीं, जो पहले भारत द्वारा नियंत्रित नहीं थीं। चीन ने इनमें से कुछ चौकियों पर हमला किया और भारत-चीन युद्ध शुरू हो गया, जिसमें भारत हार गया। चीन तवांग में पूर्वी क्षेत्र में युद्ध पूर्व की तर्ज पर वापस आ गया, लेकिन अक्साई चिन को बरकरार रखा, जो ब्रिटिश भारत के भीतर था और स्वतंत्रता के बाद भारत को सौंप दिया गया था। बाद में पाकिस्तान ने 1948 से पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित सियाचिन के पास कश्मीर का कुछ हिस्सा चीन को सौंप दिया। युद्ध ने भारत की सेना की तैयारी को उजागर कर दिया, जो बहुत बड़ी चीनी सेना के विरोध में केवल 14,000 सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में भेज सकती थी, और नेहरू की उनकी सरकार की रक्षा के लिए अपर्याप्त ध्यान के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। जवाब में नेहरू ने रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को बर्खास्त कर दिया और अमेरिकी सैन्य सहायता मांगी। जॉन एफ कैनेडी के तहत अमेरिका के साथ नेहरू के बेहतर संबंध युद्ध के दौरान उपयोगी साबित हुए, क्योंकि 1962 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति तब अमेरिकियों के साथ निकटता से जुड़े हुए अयूब खान को भारत के बारे में अपनी तटस्थता की गारंटी देने के लिए बनाया गया था, जिसे साम्यवादी आक्रमण से खतरा था। रेड चाइना मुक्त बाजार नीतियों का समर्थन करने वाले दक्षिणपंथी समूहों द्वारा आलोचना की गई सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध भी मान्य प्रतीत होते थे। नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रति अपनी वचनबद्धता को बनाए रखेंगे, हालांकि कुछ लोगों ने एक स्थायी सहयोगी से समझौता करने का आह्वान किया था। युद्ध के बाद भविष्य में इसी तरह के संघर्षों के लिए इसे तैयार करने के लिए भारतीय सेना में व्यापक बदलाव देखे गए और नेहरू पर दबाव डाला, जिन्हें भारत पर चीनी हमले की आशंका के लिए जिम्मेदार के रूप में देखा गया था। अमेरिकी सलाह के तहत अमेरिकी दूत जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ द्वारा, जिन्होंने युद्ध पर अमेरिकी नीति बनाई और चलाया, क्योंकि अमेरिका में अन्य सभी शीर्ष नीति निर्माता सहयोग से क्यूबा मिसाइल संकट में समा गए थे, नेहरू ने चीनी अग्रिमों को पीछे हटाने के लिए भारतीय वायुसेना का उपयोग करने से परहेज किया। CIA ने बाद में खुलासा किया कि उस समय चीनियों के पास न तो ईंधन था और न ही रनवे इतना लंबा था कि वे तिब्बत में अपनी वायुसेना का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। भारतीय सामान्य तौर पर चीन और उसकी सेना पर अत्यधिक संदेह करने लगे। कई भारतीय युद्ध को चीन के साथ लंबे समय से शांति स्थापित करने के भारत के प्रयासों के विश्वासघात के रूप में देखते हैं और नेहरू के हिंदी चीनी भाई भारतीय और चीनी भाई हैं शब्द के उपयोग पर सवाल उठाने लगे। युद्ध ने नेहरू की पहले की आशाओं को भी समाप्त कर दिया कि भारत और चीन शीत युद्ध ब्लॉक महाशक्तियों के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत एशियाई धुरी का निर्माण करेंगे। सेना की तैयारी के लिए रक्षा मंत्री मेनन को दोषी ठहराया गया, जिन्होंने अपने सरकारी पद से इस्तीफा दिया ताकि किसी ऐसे व्यक्ति को अनुमति दी जा सके जो भारत की सेना का और आधुनिकीकरण कर सके। स्वदेशी स्रोतों और आत्मनिर्भरता का उपयोग करके हथियार बनाने की भारत की नीति नेहरू के तहत शुरू हुई, जिसे उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने पूरा किया, जिन्होंने बाद में भारत को 1971 में प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर एक कुशल सैन्य जीत के लिए प्रेरित किया। युद्ध के अंत में भारत ने उसे बढ़ा दिया था तिब्बती शरणार्थियों और क्रांतिकारियों के लिए समर्थन। उनमें से कुछ भारत में बस गए, क्योंकि वे इस क्षेत्र में एक ही आम दुश्मन से लड़ रहे थे। नेहरू ने एक कुलीन भारतीय प्रशिक्षित तिब्बती सशस्त्र बल के गठन का आदेश दिया। तिब्बती शरणार्थियों से बना है,
जिन्होंने 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ भविष्य के युद्धों में विशिष्टता के साथ काम किया। संघर्ष के दौरान नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को 2 जरूरी पत्र लिखे, जिसमें लड़ाकू जेट के 12 स्क्वाड्रन और एक आधुनिक रडार प्रणाली का अनुरोध किया गया था। इन जेट विमानों को भारतीय वायु शक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक माना गया ताकि भारतीय दृष्टिकोण से हवा में मुकाबला सुरक्षित रूप से शुरू किया जा सके। चीनी जवाबी कार्रवाई के डर से बमबारी करने वाले सैनिकों को नासमझी के रूप में देखा गया। नेहरू ने यह भी कहा कि इन विमानों को अमेरिकी पायलटों द्वारा संचालित किया जाए जब तक कि भारतीय वायु सैनिकों को इन्हें बदलने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता। कैनेडी प्रशासन, जो कि भारत चीन युद्ध के दौरान क्यूबा मिसाइल संकट में शामिल था, ने इन अनुरोधों को खारिज कर दिया, जिससे भारत अमेरिका संबंधों को ठंडा कर दिया गया। पूर्व भारतीय राजनयिक जी पार्थसारथी के अनुसार, अमेरिका से हमें कुछ नहीं मिलने के बाद ही सोवियत संघ से भारत को हथियारों की आपूर्ति शुरू हुई। युद्ध पर टाइम पत्रिका के 1962 के संपादकीय के अनुसार, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता था। संपादकीय में कहा गया है, जब वाशिंगटन ने अंततः भारत पर अपना ध्यान दिया, तो उसने राजदूत की प्रतिज्ञा का सम्मान किया। 60 अमेरिकी विमानों को $50 लाख मूल्य के स्वचालित हथियारों, भारी मोटा और लैंड माइन्स के साथ लोड किया। 12 विशाल C-130 हरक्यूलिस परिवहन, अमेरिकी कर्मचारियों और रखरखाव टीमों के साथ, भारतीय सैनिकों और उपकरणों को युद्ध क्षेत्र में ले जाने के लिए नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। ब्रिटेन ने ब्रेन और स्टेन गन के साथ वजन किया और भारत को 150 टन हथियार एयरलिफ्ट किया। कनाडा ने 6 परिवहन विमान भेजने की तैयारी की। ऑस्ट्रेलिया ने $1,800,000 मूल्य के युद्ध सामग्री के लिए भारतीय क्रेडिट खोले। नेहरू पर 4 ज्ञात हत्या के प्रयास थे। पहला प्रयास 1947 में विभाजन के दौरान किया गया था, जब वह एक कार में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, अब पाकिस्तान में, का दौरा कर रहे थे। दूसरा 1955 में नागपुर के पास चाकू चलाने वाले रिक्शा चालक बाबूराव लक्ष्मण कोचले द्वारा किया गया था। तीसरा प्रयास 1956 में बॉम्बे में हुआ था और चौथा 1961 में महाराष्ट्र में ट्रेन की पटरियों पर बमबारी का एक असफल प्रयास था। अपने जीवन में नेहरू ने अपने आसपास बहुत अधिक सुरक्षा होने का तिरस्कार किया और उनकी गतिविधियों के कारण यातायात को बाधित करना पसंद नहीं किया। 1962 के बाद नेहरू के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट शुरू हुई और उन्होंने 1963 तक कश्मीर में स्वस्थ होने में महीनों बिताए। कुछ इतिहासकार इस नाटकीय गिरावट का श्रेय भारत-चीन युद्ध पर उनके आश्चर्य और चिंता को देते हैं, जिसे उन्होंने विश्वास के विश्वासघात के रूप में माना। 26 मई 1964 को देहरादून से लौटने पर वे काफी सहज महसूस कर रहे थे और हमेशा की तरह लगभग रात के 11:30 बजे बिस्तर पर चले गए। करीब 6:30 बजे तक उन्होंने आराम से रात बिताई। बाथरूम से लौटने के तुरंत बाद नेहरू ने पीठ में दर्द की शिकायत की। उन्होंने उन डॉक्टरों से बात की जिन्होंने कुछ समय के लिए उनका इलाज किया और लगभग तुरंत ही वह गिर गए। वह दोपहर के 1:44 बजे मरने तक बेहोश रहे। 27 मई 1964 को स्थानीय समयानुसार दोपहर के 2 बजे लोकसभा में उनकी मृत्यु की घोषणा की गई। मौत का कारण दिल का दौरा माना जा रहा था। भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे झंडे में लिपटा जवाहरलाल नेहरू का पार्थिव शरीर जनता के दर्शन के लिए रखा गया था। मंच पर पार्थिव शरीर रखते ही रघुपति राघव राजाराम का जाप किया गया। 28 मई को यमुना के तट पर शांतिवन में नेहरू का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया गया था, जो दिल्ली की सड़कों और शमशान घाटों में आए 15 लाख शोक सभाओं के साक्षी थे। नेहरू की मृत्यु ने भारत को उनके नेतृत्व के लिए कोई स्पष्ट राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा।
बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में सफलता दिलाई। गांधी की हत्या के समय नेहरू के समान शब्दों में भारतीय संसद में मृत्यु की घोषणा की गई थी। प्रकाश समाप्त हो गया है। वहाँ भारत के भावी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रसिद्ध रूप से नेहरू को एक प्रशंसित स्तुति दी। उन्होंने नेहरू को भारत माता का पसंदीदा राजकुमार कहा और उनकी तुलना पौराणिक योद्धा राजा राम से की। नेहरू ने 18 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, पहले ब्रिटिश राज के अंतिम वर्ष के दौरान 1946-1947 के दौरान अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में और फिर 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अंतरिम कैबिनेट में कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर ने भी संविधान मसौदा समिति की अध्यक्षता की। वल्लभ भाई पटेल ने अंतरिम सरकार में गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी समिति को विभाजन के लिए वोट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत की अधिकांश रियासतों को शांतिपूर्वक एकीकृत करने का श्रेय भी दिया जाता है। पटेल नेहरू के लंबे समय तक कॉमरेड थे, लेकिन 1950 में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे नेहरू को 1964 में अपनी मृत्यु तक भारत के निर्विवाद नेता के रूप में छोड़ दिया गया। अबुल कलाम आज़ाद भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री 25 सितंबर 1958 तक शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री थे। भारत में शिक्षा की नींव स्थापित करने में उनके योगदान को उनके जन्मदिन को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाकर पहचाना जाता है। जगजीवन राम भारत की नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री, एक श्रम मंत्री और भारत की संविधान सभा के सदस्य भी बने, जहां दलित जाति के सदस्य के रूप में उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सामाजिक न्याय संविधान में निहित है। उन्होंने नेहरू के कार्यकाल के दौरान और शास्त्री और इंदिरा गांधी सरकारों में विभिन्न विभागों के साथ मंत्री के रूप में कार्य किया। मोरारजी देसाई भ्रष्टाचार विरोधी झुकाव वाले राष्ट्रवादी थे, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीतियों के विपरीत सामाजिक रूप से रूढ़िवादी, व्यवसाय समर्थक और मुक्त उद्यम सुधारों के पक्ष में थे। बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने के बाद वो 1956 में भारत के वित्त मंत्री के रूप में नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। उन्होंने 1963 तक उस पद पर रहे जब उन्होंने नेहरू कैबिनेट में अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ कामराज योजना के तहत इस्तीफा दे दिया। मद्रास के मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार सरकारी मंत्रियों को एक निश्चित कार्यकाल के बाद पार्टी के पदों पर वापस लाना था और इसके विपरीत 1960 के दशक की शुरुआत में नेहरू की उम्र और स्वास्थ्य खराब होने के कारण देसाई को प्रधानमंत्री के पद के संभावित दावेदार के रूप में माना जाता था। बाद में देसाई ने आरोप लगाया कि नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के रास्ते से सभी संभावित दावेदारों को हटाने के लिए कामराज योजना का इस्तेमाल किया। देसाई ने 1977 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में सफल बनाया जब उन्हें विजयी जनता गठबंधन ने अपने संसदीय नेता के रूप में चुना। गोविंद बल्लभ पंत 1887-1961 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे और बाद में उत्तर प्रदेश यूपी की राजनीति और भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। पंत ने नेहरू के मंत्रिमंडल में 1955 से 1961 में अपनी मृत्यु तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। गृह मंत्री के रूप में उनकी मुख्य उपलब्धि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन था। वह केंद्र सरकार और कुछ राज्यों की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की स्थापना के लिए भी जिम्मेदार थे। गृह मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सीडी देशमुख योजना आयोग के 5 सदस्यों में से एक थे, जब इसे 1950 में एक कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा गठित किया गया था।
योजना आयोग को कुछ शक्तियों के हस्तांतरण के विरोध में मथाई के इस्तीफा देने के बाद देशमुख ने 1950 में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में जॉन मथाई का स्थान लिया। वित्त मंत्री के रूप में देशमुख योजना आयोग के सदस्य बने रहे। देशमुख का कार्यकाल, जिसके दौरान उन्होंने 6 बजट दिए और एक अंतरिम बजट, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभावी प्रबंधन और इसके स्थिर विकास के लिए जाना जाता है, जिसने इसे 1940 की घटनाओं के प्रभावों से उबरने के लिए देखा। देशमुख के कार्यकाल के दौरान कई छोटे बैंकों के साथ इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण और समामेलन के माध्यम से 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया था। उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के माध्यम से बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण और भारतीय जीवन बीमा निगम के गठन को पूरा किया। देशमुख ने संसद में एक विधेयक पेश करने के सरकार के प्रस्ताव पर इस्तीफा दे दिया, जिसमें बॉम्बे राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। बम्बई शहर एक केंद्र शासित प्रदेश हुई। के कृष्ण मेनन 1896-1974 नेहरू के करीबी सहयोगी थे और कुछ लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है। नेहरू के तहत उन्होंने यूके में भारत के उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र के राजदूत और केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। 1962 के चीन युद्ध की पराजय के बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में नेहरू अक्सर अपने निजी मामलों के प्रबंधन के लिए अपनी बेटी इंदिरा गांधी की ओर रुख करते थे। इंदिरा उनकी देखभाल करने के लिए नेहरू के आधिकारिक आवास में चली गई और भारत और दुनिया भर में उनकी यात्राओं में उनकी निरंतर साथी बन गई। वो वस्तुतः नेहरू की चीफ ऑफ स्टाफ बन गई। 1950 के दशक के अंत में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उस क्षमता में उन्होंने 1959 में कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली केरल राज्य सरकार को बर्खास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंदिरा को 1959 में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जिसने कथित भाई भतीजावाद के लिए आलोचना की थी। हालांकि नेहरू ने वास्तव में उनके चुनाव को अस्वीकार कर दिया था, आंशिक रूप से क्योंकि उन्होंने माना था कि यह वंशवाद की बू आ रही थी। उन्होंने कहा, वास्तव में यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और अवांछनीय चीज थी और उन्हें अपने मंत्रिमंडल में एक पद देने से इनकार कर दिया। नीति को लेकर इंदिरा खुद अपने पिता के साथ आमने सामने थीं। सबसे विशेष रूप से उन्होंने केरल राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को उनकी अपनी आपत्तियों पर बर्खास्त करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति के प्रति अपने व्यक्तिगत सम्मान का इस्तेमाल किया। नेहरू अपनी निर्ममता और संसदीय परंपरा की उपेक्षा से शर्मिंदा होने लगे और अपने पिता से स्वतंत्र एक पहचान को दांव पर लगाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के साथ मुखरता के रूप में जो उन्होंने देखा, उससे आहत हुए। 1936 में कमला की मृत्यु के बाद नेहरू के श्रद्धा माता पद्मजा नायडू और एडविना माउंटबेटन सहित कई महिलाओं के साथ संबंध होने की सूचना मिली थी। काउंटेस माउंटबेटन की बेटी लेडी पमला हिक्स ने लेडी माउंटबेटन के साथ नेहरू के प्लेटोनिक संबंधों को स्वीकार किया। 1960 में समुद्र में लेडी एडविना माउंटबेटन की समाधि पर नेहरू ने भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल से HMS वेकफुल को अनुरक्षण करने का अनुरोध किया, जहां से उसे दफनाया गया था और उस सम्मान के निशान के रूप में माल्यार्पण करने के लिए जिसमें उसे भारत में रखा गया था। ब्रिटिश इतिहासकार फिलिप ज़िगलर निजी पत्रों और डायरियों तक पहुंच के साथ इस संबंध को समाप्त करते हैं। एडविना माउंटबेटन की मृत्यु तक सहन करना था, अत्यधिक प्रेमपूर्ण, रोमांटिक, भरोसेमंद, उदार, आदर्शवादी, यहाँ तक आध्यात्मिक भी। यदि कोई भौतिक तत्व होता तो वह किसी भी पक्ष के लिए केवल मामूली महत्व का हो सकता था।
भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन की प्रतिक्रिया एक खुशी की बात थी। उन्होंने नेहरू को पसंद किया और उनकी प्रशंसा की। यह उनके लिए उपयोगी था कि प्रधानमंत्री को गवर्नर जनरल के घर में ऐसे आकर्षण मिले। एडविना को लगभग स्थायी रूप से ढूंढना सहमत था। अच्छे स्वभाव में गठबंधन के फायदे स्पष्ट थे। एक अज्ञेयवादी के रूप में वर्णित और खुद को वैज्ञानिक मानवतावादी के रूप में स्टाइल करते हुए, नेहरू ने सोचा कि धार्मिक वर्जनाएं भारत को आगे बढ़ने और आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल होने से रोक रही हैं। कोई भी देश या लोग जो हठधर्मिता और हठधर्मिता के गुलाम हैं, वे प्रगति नहीं कर सकते हैं, और दुर्भाग्य से हमारा देश और लोग असाधारण रूप से हठधर्मी और कम दिमाग वाले हो गए हैं। भारत और अन्य जगहों पर जिसे धर्म कहा जाता है, या किसी भी तरह से संगठित धर्म के तमाशे ने मुझे आतंक से भर दिया है और मैंने अक्सर इसकी निंदा की है और इसे साफ करने की कामना की है। लगभग हमेशा यह अंधविश्वास और प्रतिक्रिया, हठधर्मिता और कट्टरता, अंधविश्वास, शोषण और निहित स्वार्थों के संरक्षण के लिए खड़ा हुआ। एक मानवतावादी के रूप में नेहरू ने माना कि उनका जीवन किसी रहस्यमय स्वर्ग या पुनर्जन्म में नहीं था, बल्कि जीवन की व्यवहारिक उपलब्धियों में पूरी तरह से और अपने साथी मनुष्यों के लिए रहते थे। और न ही मुझे मृत्यु के बाद के जीवन में बहुत दिलचस्पी है। मैं इस जीवन की समस्याओं को अपने दिमाग में भरने के लिए पर्याप्त रूप से अवशोषित करता हूँ, उन्होंने लिखा। अपनी अंतिम वसीयत और नियम में उन्होंने लिखा, मैं पूरी गंभीरता से घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे लिए कोई धार्मिक समारोह किया जाए। मैं इस तरह के समारोहों में विश्वास नहीं करता, और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए, यहाँ तक एक रूप के रूप में भी, पाखंड और खुद को और दूसरों को भ्रमित करने का प्रयास होगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी आत्मकथा में उन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम और भारत पर उनके प्रभाव का विश्लेषण किया। वह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में मॉडल बनाना चाहते थे। उनकी धर्मनिरपेक्षतावादी नीतियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने ध्वनि विदेश नीति के साथ साथ आधुनिक भारत की सरकार और राजनीतिक संस्कृति को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। ग्रामीण भारत के सबसे दूर के कोनों में बच्चों तक पहुंचने वाली सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली प्रणाली बनाने के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। नेहरू की शिक्षा नीति को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों के विकास का भी श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा एक अटूट राष्ट्रवादी के रूप में नेहरू के रुख ने उन्हें उन नीतियों को लागू करने के लिए प्रेरित किया जो क्षेत्रीय विविधताओं की सराहना करते हुए भारतीयों के बीच समानता पर जोर देती थी। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित हुआ क्योंकि स्वतंत्रता के बाद के मतभेद सामने आए, क्योंकि उपमहाद्वीप से ब्रिटिश वापसी ने क्षेत्रीय नेताओं को एक आम विरोधी के खिलाफ सहयोगी के रूप में एक दूसरे से संबंधित नहीं होने के लिए प्रेरित किया। जबकि संस्कृति और विशेष रूप से भाषा में अंतर ने नए राष्ट्र की एकता को खतरे में डाल दिया, नेहरू ने राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट और राष्ट्रीय साहित्य अकादमी जैसे कार्यक्रमों की स्थापना की, जिसने भाषाओं के बीच क्षेत्रीय साहित्य के अनुवाद को बढ़ावा दिया और क्षेत्रों के बीच सामग्री के हस्तांतरण का आयोजन किया। एकीकृत भारत की खोज में नेहरू ने चेतावनी दी, एकीकृत या नष्ट हो जाओ। इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं, नेहरू 1958 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें न केवल भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाएगा, बल्कि आधुनिक दुनिया के महान राजनेताओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा। इस प्रकार नेहरू ने एक विवादित विरासत को पीछे छोड़ दिया, जिसे या तो आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में सराहा गया या भारत की प्रगति या इसके अभाव के लिए निंदा की गई।